नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानगति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय और चैप्टर ये है 16 चैप्टर में है यहाँ पर व्यांजना रत्नावती। व्यांजना रत्नावती के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है, तो इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है आप लोग को बताना चाहते हैं, ठीक है। वीरता वीरता का मतलब है बहादुरी। जैसे कि कोई लीडर रहता है, कोई साथी रहता है, तो हम क्या बोलते हैं वीरता या बहादुरी, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं धैर्य। धैर्य यानी सब्र। धैर्य का मतलब है सब्र। यानी जैसे कि हम लोग मुसीबत होता है, फिर कहीं मुसीबत आने पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, यानी थोड़ा सा रुक जाते हैं कि इसको बोला जाता है सब्र करना, पैशन। उसके बाद विवेक। विवेक 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 का मतलब है अच्छे बुरे की ज्ञान। अच्छे बुरे की ज्ञान। अच्छे बुरे की ज्ञान या फिर समझ, कोई भी सकते हैं समझ। विवेक का मतलब है अच्छे बुरे की समझ। जैसे कि हम कभी कभी कोई अच्छा काम करता है, कोई गलत काम करता है, उसके बारे में हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये अच्छा काम है, वो करके हम जानते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उस समझ को, यानी कौन सा गलत काम है, गलत काम को हम जान करके नहीं करते हैं और जो अच्छा काम को करने के हम लोग प्रेरित होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं विवेक, यानी बुद्धि। अच्छे बुरे की ज्ञान यानी समझ रहना क्या है, विवेक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में चतुराई। चतुराई चतुराई का मतलब है होशियार। होशियार चतुराई का मतलब है होशियारी, यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान को क्या बोला जाता है यहाँ पर, चतुराई, ठीक है। उसके बाद में वीरांगना। वीरांगना वीरांगना को बोलते हैं वीर नारी। वीर नारी, इसको यहाँ पर क्या बोला गया है, वीरांगना, ठीक है। उसके बाद में प्रयास, कोशिश। प्रयास प्रयास मतलब क्या है, कोशिश। उसके बाद में विवश। विवश विवश का मतलब क्या है, मजबूत। उपलेटी, चालबाजी। उपलेटी मतलब है चालबाजी। नेतृत्व, मार्गदर्शन। नेतृत्व का मतलब मार्गदर्शन। अगुवाई। आश्रय, सहारा। आश्रय का मतलब है सहारा।
अनुपस्थिति का मतलब है मौजूद न होना। उसके बाद है बुर्ज, मीनार, गुंबद, बुर्ज, मीनार, गुंबद, अनुमति, इजाजत, परिस्थिति, हालात, घुटने टेकना, हाथ मारना, घुटने टेकना, दांत खट्टे करना, हरा देना, मुंह खाना, हाथ धोना, हाथ धोना, छत्तीस करना, पूरी तरह करना, भाई बच्चों देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 16 में क्या है, वीरांगना रत्नावती। ये कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखा हूँ, तो शब्दार्थ को जाना आप लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग शब्दार्थ जानोगे तब तो आप लोग बुक में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी पढ़ते पढ़ते भी समझ जाओगे, है कि नहीं। अगर बुक में कठिन शब्द रहेगा उसको पढ़ते पढ़ते लिखना नहीं समझोगे तो फिर से आप लोग शब्दार्थ में जरूर पड़ेगा, इसलिए शब्दार्थ को पहले हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये जानते हैं वीरता। वीरता का मतलब क्या है, बहादुरी, यानी जो लीडर है, साहसी है, उसको हम क्या बोलते हैं, बहादुरी, वीरता, ठीक है। उसके बाद में धैर्य। धैर्य का मतलब है सब्र रखना, यानी पेशेंस रखना, धीरज रखना, ठीक है। उसके बाद में विवेक। विवेक का मतलब है अच्छे बुरे की समझ। जिसको अच्छे बुरे की समझ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विवेकवान या विवेकशील बोलते हैं कि तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, विवेक। चतुराई। चतुराई का मतलब है होशियारी, जो सूझबूझ से काम करते हैं उसको होशियारी बोलते हैं, चतुराई बोलते हैं। वीरांगना। वीरांगना का मतलब है वीर नारी, जैसे कि वीर पुरुष को क्या बोलते हैं, वीर बोलते हैं, और वीर नारी को वीरांगना बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर वीर नारी को क्या बोलेंगे, वीरांगना, ठीक है। उसके बाद में प्रयास। प्रयास का मतलब कोशिश, जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करने की कोशिश करते रहते हैं तो लास्ट में क्या मिलता है, हमको सफलता मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे, यानी कोशिश करते रहना क्या होता है कि प्रयास करना। उसके बाद में विवश। विवश का मतलब है मजबूर। कुछ भी काम को हम लोग किसी दबाव में आकर करना, मजबूरी करना, उसको मजबूर होना, ठीक है, विवश होना। उसके बाद में दांत खट्टे करना। दांत यहाँ पर लिखा है, दांत होगा दांत। दांत खट्टे करना, इसका मतलब है हरा देना। दांत खट्टे करना ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या है, हरा देना, यानी किसी को युद्ध में हरा देना, पराजित करना, वो क्या होता है, दांत खट्टे करना। उसके बाद में कूटनीति। कूटनीति का मतलब है चालबाजी, यानी कोई प्लान बनाना, कोई चालबाजी करना, ठीक है। नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब है मार्गदर्शन या अगुवाई
किसी सेना जैसे रहता है उसका नेतृत्व करना क्या है, मार्गदर्शन करना, उसको किस तरह से युद्ध में सिखाना है, किस तरह से युद्ध में उसको सैन्य सामग्री के साथ में उसको आगे लेना है और किस तरह से उन लोग को समझाना है, उसको बोला गया नेतृत्व यानी मार्गदर्शन कराना है, अगुवाई कराना। ठीक है। आश्रय, आश्रय का मतलब है सहारा यानी सपोर्ट करना। आश्रय का मतलब है सहारा, किसी को सहारा देना। उसके बाद देश प्रेमी, देश प्रेमी यानी देश से प्रेम करने वाला, देश से जो प्रेम करते हैं उसको क्या बोला गया, देश प्रेमी। जैसे कि हमारे भारत में बहुत देश प्रेमी है कि नहीं, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे और कौन थे, यानी देश के लिए जो बलिदान थे उसको क्या बोला गया है, देश प्रेमी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बहुत सारे ऐसे जो महान व्यक्ति हैं जो हमारे देश के लिए क्या किए हैं, बलिदान दिया, अपने जीवन की न्यौछावर करके। ठीक है, तो इसको बोला गया देश प्रेमी। उसके बाद अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब है मौजूद ना होना, यानी हम लोग जैसे कक्षा में उपस्थित होते हैं, कोई अनुपस्थिति रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मौजूद ना होना, उसको क्या बोला गया यहाँ पर, अनुपस्थिति। उसके बाद में बुर्ज, बुर्ज का मतलब है मीनार, गुंबद। आप लोग देखे कुतुब मीनार तो उसको क्या बोला जाता है, बुर्ज बोला जाता है, और गुंबद यानी कोई भी एक लंबा सा खंभा उसको बोला जाता है मीनार। ठीक है। अनुमति, अनुमति का मतलब इजाजत। जैसे कि हम लोग अपने गुरु जी को या अपने शिक्षक को कुछ बाहर जाने के लिए अनुमति मांगते हैं और जाते हैं, है कि नहीं, यानी परमिशन मांगते हैं और जाते हैं, तो उसको बोला गया यहाँ पर अनुमति, इजाजत मांगना। ठीक है। परिस्थिति, परिस्थिति का मतलब है हालात। परिस्थिति का मतलब क्या है, हालात। जैसे कि कोई गरीब की परिस्थिति में जीते रहते हैं, कोई अच्छे परिस्थिति में जीते रहते हैं, तो उसको बोला गया यहाँ पर हालात को परिस्थिति बोला गया। घुटने टेकना, घुटने टेकने का मतलब है हार मानना। घुटने टेकना ये मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है, हार मानना। ठीक है। उसके बाद में मुंह की खाना, मुंह की खाना उसका मतलब है हार जाना। उसको बाद में चक्के छुड़ाना, पूरी तरह हराना, ये दोनों मुहावरा है। मुंह की खाना है, हार जाना ये एक मुहावरा है, और चक्के छुड़ाना ये एक मुहावरा है। तो मुहावरा का अर्थ यहाँ पर है पूरी तरह हराना, उसका मतलब है चक्के छुड़ाना। ठीक है। तो हम यहाँ पर शब्दार्थ समझ गए, तो आप लोग का काम क्या है, शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है और याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये जो कहानी है। ठीक है। तो कहानी को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ शब्द हैं, प्रश्न है, उसको मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग जब भी किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर नहीं बुक देखोगे तो अपने पास जब भी आप लोग हमारे वीडियो देखोगे तो वहाँ पर अपना बुक रखोगे, और हम लोग जो पढ़ाएंगे ना उसके साथ साथ आप लोग भी अपने पुस्तक निकाल के पढ़ना है। ठीक है। चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 112, 112 नंबर पेज निकालो और अपना बुक खोलो। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मेरे साथ साथ आप लोग भी अच्छे से सुनेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। हमारा देश भारत वीरों की जन्मभूमि कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं हमारा जो देश है भारत वो वीरों की भूमि कहलाता है, यानी हमारे देश को बहुत सारे शत्रु देश आक्रमण किए थे। उन शत्रु देशों से हमारे देश जीते भी और कई बलिदान भी दे चुके, यानी अपने देश के लिए कई बलिदान भी दे चुके हैं। तो इसलिए हमारे देश को वीरों का देश कहा गया है। ठीक है। क्या आपने कभी किसी वीर पुरुष के बारे में सुना है? आप लोग अपने जीवन में कभी किसी वीर पुरुष के बारे में सुने हैं और सुने हैं कि नहीं? जैसे कि वीर पुरुष है कोई बहुत, यानी हमारे देश में जीवन देने वाले को क्या बोला गया यहाँ पर, वीर भूमि। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे ऐसे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ऐसे बहुत सारे जो है हमारे देश के लिए वीर पुरुष हैं जो कि हमारे देश में बलिदान दे चुके हैं। और क्या क्या, स्वामी विवेकानंद है और क्या है, दयानंद सरस्वती, ये सब हमारे देश के महान पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले से सुने भी हैं, अगर नहीं सुने हैं तो आगे चलकर सुनेंगे। ठीक है। आप जिस देश में रहते हैं, क्या आवश्यकता पड़ने पर आप उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएंगे? आप जिस देश में रहते हैं, हम लोग किस देश में रहते हैं, हम लोग अपना देश का नाम क्या है, भारत में। तो भारत में हम लोग रहते हैं, तो अगर आवश्यकता पड़ने पर हम लोग अपने देश की रक्षा कर पाएंगे क्या? तो यहाँ पर प्रश्न है, अवश्य कर पाएंगे कि अपने देश के लिए हम लोग अवश्य कुछ न कुछ कर पाएंगे। क्या वीरता का गुण केवल पुरुषों में ही होता है या नारियों में भी? आप लोग जानते हैं कि वीरता का गुण केवल पुरुषों में नहीं बल्कि नारियों में भी होता है। आप लोग देखें कि वीरता यानी वीर नारी, आप लोग सुने हैं वीर नारी के कई नाम सुने हैं, जैसे कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये वीर नारी, ये वीर नारी थी, है कि नहीं?
तो यहाँ पर क्या आपने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी है? आप लोग रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में सुने होंगे, टीवी पर भी देखे होंगे कि किस तरह से वो अपने वीरता का परिचय देते थे, है कि नहीं? यहाँ एक अन्य वीर नारी की कथा को पढ़िए जिसके साहस और धैर्य ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। तो यहाँ पर एक ऐसे झांसी की रानी जैसी वीर नारी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चैप्टर को हम लोग पढ़ने से हम लोग को समझ में आएगा कि इसकी साहस और धैर्य किस प्रकार के शत्रुओं की दांत को खट्टे कर दिए, यानी शत्रुओं को किस तरह से हराया। ठीक है, वही पढ़ते हैं। हमारा देश भारत अपनी वीरता के लिए पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते हैं हमारे जो देश भारत वो वीरता के लिए पूर्ण विश्व में, यानी हमारे देश नहीं केवल अपने देश में प्रसिद्ध है बल्कि पूरे विश्व में हमारे देश जो भारत है वो प्रसिद्ध है वीरता के लिए, यानी वीरता के रूप से हमारे भारत देश को जाने जाते हैं। यानी दूसरे भी देश जितने भारत को छोड़कर के अन्य बहुत सारे देश हैं वो भारत की वीरता के रूप में मानते हैं और जानते भी हैं। ठीक है, न केवल पुरुष अपितु हमारे देश की नारियां भी अनेक विवेक, सूझबूझ, चतुराई और वीरता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। न केवल पुरुष, हमारे देश में केवल पुरुष ही वीरता नहीं बल्कि नारियां भी उनके अंदर में बहुत वीरता है, जो कि वो क्या करती है, अपने सूझबूझ और विवेक, चतुराई और वीरता के लिए प्रसिद्ध रही है। तो हमारे देश में पुरुष केवल नहीं बल्कि नारियां भी हमारे देश में अपने विवेक से काम किए हैं, अपने सूझबूझ से काम किए हैं, अपनी चतुराई से काम किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नारी हैं तो हमारे देश में जन्म हुए हैं। ठीक है, उन्होंने समय समय पर देश व धर्म की रक्षा की तथा शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो उन्होंने समय समय पर क्या किया, जो भारत की वीरता नारी हैं उन्होंने समय समय पर देश व धर्म की रक्षा की तथा शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो हमारे देश की जो नारी है, वीरता नारी है, वो क्या कहेंगे, देश व धर्म की रक्षा, यानी हमारे देश में धर्म की रक्षा किए और क्या किए कि अपने शत्रुओं को घुटने टेकने, यानी अपने शत्रुओं को हरा दिए, घुटने टेकने पर मजबूर करती है, हार मान गए। जो शत्रु थे भारत की नारी के सामने में वो क्या किए, हार मान गए। ऐसी ही एक वीरांगना है राजकुमारी रत्नावती। तो ऐसी एक वीरांगना नारी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है वीरांगना राजकुमारी रत्नावती, जिसका नाम क्या है, राजकुमारी रत्नावती। तो रत्नावती के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यह जैसलमेर के महाराज महारावल रत्न सिंह की पुत्री थी। तो जो राजकुमारी रत्नावती राजकुमारी जो है, राजकुमारी रत्नावती राजकुमारी रत्नावती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पिता का नाम कहते हैं यहाँ पर जैसलमेर के महाराज महारावल रत्न सिंह की पुत्री थी। तो ये कौन थी, महारावल जैसलमेर के राजा, जैसलमेर के महाराज, इसकी पुत्री थी ये महाराजा महारावल रत्न सिंह, महाराजा महारावल रत्न सिंह तो राजकुमारी रत्नावती किसकी पुत्री थी, जैसलमेर के महाराजा महारावल रत्न सिंह की पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। ठीक है, तो ये रत्नावती कहा कि रत्नावती जैसलमेर की महाराजा कौन है, महारावल रत्न सिंह की पुत्री थी। एक बार राजा रत्न सिंह शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किले के बाहर गए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे हुआ कि राजा रत्न सिंह शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किले के बाहर गए हुए थे। तो आप लोग तो जानते हो कि हमारे पहले जमाने में इसे, यानी हमारे पूर्वज जो थे, तो बहुत साल पहले की बात है कि
भारत में क्या होता था कि राजाओं का राज चलता था। उन लोग क्या करते थे, राजाओं बहुत सारे हाथी रहते थे, घोड़े रहते थे। उन लोग हाथी और घोड़े के साथ में चल करके क्या करते थे, युद्ध करते थे, है कि नहीं। भारत में अनेकों हाथी अनेकों घोड़े थे और राजाओं के पास ये सब थे। तो राजा ये सब क्या करते थे कि हाथी और घोड़े पर चढ़ करके शत्रुओं को आक्रमण करने जाते थे। लेकिन अब का युग क्या हो गया है, अब का युग जो है वो बदल गया है। अब हाथी और घोड़ा नहीं है, बल्कि उसके बदले में क्या है, बड़े बड़े टैंक हैं, तोप हैं और बंदूक है, पिस्तौल है कि ये सब आजकल के युद्ध में हथियार के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो पहले ये सब नहीं था। पहले क्या था, गदा था, तलवार था, त्रिशूल था, भाला था, ये सब पहले के युद्ध में व्यवहार करते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि राजा रत्न सिंह शत्रुओं पर विजय पाने के लिए किले के बाहर गए थे। तो राजा के जो किले थे उससे बाहर चले गए थे। राजा रत्न सिंह जो थे वो अपने किले से बाहर शत्रुओं पर विजय पाने के लिए चले गए थे। अपने शत्रु जो थे उनसे उनको हराने के लिए अपने किले से बाहर चले गए थे। इसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अपनी सेनापति मालिक काफूर के नेतृत्व में किले पर हमला कर दिया। उसके बाद में इसी के लाभ, यानी राजा जैसे किले से बाहर निकल गया ना, तो इसका लाभ उठाते हुए जो क्या थे, इसी के लाभ उठाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक थे, उनके दुश्मन थे कि उनकी सेना ने अपने सेनापति मालिक काफूर के नेतृत्व में, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना कौन थे, सेना के नेतृत्व सेनापति कौन थे, मलिक काफूर के नेतृत्व में किले पर हमला कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति के सहारे वो कपूर नेतृत्व में किले पर हमला कर दिया। दुश्मन की सेना ने किले के चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद में उनके अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी सेना थे वो उन किले को चारों ओर से घेर लिया। इनके किलों को रत्न सिंह के किले को चारों ओर से घेर लिया। सारी सेना घबरा उठी। उसके जितने भी सेना थे वो क्या हुए कि उनको देख करके घबरा उठे, यानी बाहर से शत्रु आ रहे हो करके वो घबरा उठे। सारी सेना घबरा उठी। राजा की अनुपस्थिति में सभी चिंतित हो उठे। उसके बाद में राजा को वहां पर किले पर नहीं थे, लेकिन शत्रु यहाँ पर आक्रमण कर रहे, किले में आक्रमण कर रहे हैं और राजा यहाँ पर नहीं है, किले में नहीं है, बोल करके जितने भी सेना सामंत थे वो क्या हुए, घबरा गए। यहाँ पर राजा नहीं है और शत्रु आक्रमण करने लगे बोल करके। ठीक है, उसके बाद में क्या होगी, जब तक वे आपस में सलाह मशवरा करके किसी नतीजे पर पहुंचते, सैनिक ने देखा कि सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार एक कन्या चमचमाती तलवार हाथ में लिए वे किले के बुर्ज पर खड़ी है। तो जैसे ही सेनापति जितना भी सेना सामंत थे वो क्या कर रहे थे कि सोच रहे थे कि राजा तो यहाँ से चले गए, किले से बाहर चले गए, अब हम क्या करें, ऐसे ही सोचते सोचते वो लोग सोच रहे थे। तो उतने में ही क्या हुआ कि वहां पर सैनिक ने देखा कि सैनिक वेश में घोड़े पर सवार एक कन्या चमचमाती तलवार हाथ में लिए वे किले के बुर्ज पर खड़ी है। वहां पर वो लोग क्या देखे कि सैनिक ने देखे कि सैनिक वेश में एक चमचमाती यानी बहुत तेज धार वाली तलवार को पकड़ करके वहां पर सेना के वेश में वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी, किले के बुर्ज पर खड़ी है। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि वीरांगना रत्नावती ही थी। तो वो कन्या कोई और नहीं बल्कि वीरांगना रत्नावती थी, वहां पर खड़ी हुई थी बुर्ज के सामने। ठीक है, उसे इस रूप में देखकर राष्ट्रीय सैनिकों के चेहरे पर छाई उदासी उत्साह में बदल गई। उसको यानी उसके वीरांगना रत्नावती को इस रूप में कभी वो नहीं देखे थे। जितने भी सेना सामंत थे वीरांगना रत्नावती को सैनिक के रूप में नहीं देखे थे। तो उसको देख करके क्या हो गया, वो सबके सब हैरान हो कि ये किस तरह से वेश बना करके यहाँ पर युद्ध में आ गई है बोल करके। ठीक है, वीरांगना रत्नावती की उसे इस रूप में देख करके राष्ट्र सैनिकों के चेहरे पर छाई उत्साह में बदल गई और वे पूरे जोश के साथ युद्ध के लिए उतर पड़े। उसके बाद में उन लोग जैसे ही घबरा रहे थे वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। रत्नावती तो उसको देख करके जितने भी सेना सामंत थे, उसके सेनापति और जितने भी थे, तो उनको और क्या हो गया, जोश आ गया, यानी पूरे जोश के साथ युद्ध के लिए उन लोग उतर पड़े। ठीक है, रत्नावती ने देखा कि शत्रु सेना एक दल किले की दीवार पर चढ़ रहा है। तो रत्नावती वहां
वहां पर क्या देखे कि युद्ध के लिए शत्रु सेना किले की दीवार पर चढ़ रहे थे। एक जन किले की दीवार पर चढ़ रहा था। रत्नावती ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले तो अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया। उसके बाद में सूझबूझ से काम है। सूझबूझ का मतलब यहाँ पर मैं लिखा हूं क्या करना, यानी चतुराई से। जो भी वीरांगना रत्नावती थी अपने चतुराई से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, सूझबूझ से काम किए और क्या किए वहां पर पहले सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले तो अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया। जो रत्नावती थी, वीरांगना रत्नावती थी, वो अपने सैनिकों को सबसे पहले पीछे हटा दिया। ठीक है, शत्रु सैनिकों को ऊपर चढ़ने दिया। उसके बाद में जितने भी शत्रु सैनिक थे उनको ऊपर चढ़ने दिया। जैसे ही वे दीवार पर ऊपर चढ़ आए, जैसे ही जितने भी शत्रु सेना थे वो सब क्या कर रहे थे कि ऊपर चढ़ते चढ़ते आ रहे थे। और जैसे ही वो ऊपर चढ़े, राजकुमारी ने राजपूत सैनिकों को शत्रुओं पर पत्थर व गर्म जल की बौछार करने का आदेश दे दिया। उसके बाद में जैसे ही शत्रु सेना दीवार के किले के ऊपर में चढ़े तो रानी रत्नावती जो थी वो क्या करने लगी कि सैनिकों को और राजपूत सैनिकों को बोले, यानी आदेश दिए कि इनके ऊपर पत्थर फेंको और गर्म तेल का बौछार करो बोल करके वहां पर जो रानी रत्नावती थी वो आदेश देने लगी। ठीक है, तो जैसे ही शत्रु सेना किले के ऊपर में चढ़ रहे थे तो वैसे ही वहां पर क्या हुआ कि जब रानी रत्नावती थी वो अपने राजपूत सैनिकों को बोले कि इनके ऊपर में पत्थर फेंको और गर्म तेल बौछार कर दो करके रानी रत्नावती थी वो बोले लगी। ठीक है, उसके बाद में इससे शत्रु का पूरा दल नष्ट हो गया। उसके बाद में जितने भी शत्रु सेना चढ़ रहे थे किले के ऊपर में वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गए, यानी मर गए। सेनापति मलिक कफूर ने कई बार किले पर आक्रमण किया लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद में जो शत्रु सेना थी, उनका नाम क्या था शत्रु सेनापति का नाम मलिक कफूर। मलिक कफूर का नाम जो है वो शत्रु सेना का सेनापति था। ठीक है, मलिक कफूर शत्रु सेना का सेनापति था और वो कई बार किले के ऊपर में आक्रमण किया लेकिन वो क्या हुआ, हार गया। किले लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। रत्नावती के सामने उसका हर प्रयास बेकार हो जाता था। तो जो रत्नावती थी उनके सामने में उनका जितना भी आक्रमण था वो, जितना भी प्रयास था वो सफल नहीं होता था, असफल हो जाता था। ठीक है, रत्नावती के सामने उसका हर प्रयास बेकार हो जाता था। उसे लगा कि शायद वह वीरता से जैसलमेर का किला ना जीत पाए। उसके बाद में वो सोचने लगा कि उसका हर प्रयास बेकार हो जाता है और उसे लगा कि शायद वह वीरता से जैसलमेर का किला ना जीत पाए। वो वीरता से अपना जैसलमेर का जो किला वो जीत नहीं पाएगा वो सोचने लगा। अब उसने कूटनीति का आश्रय लेने की सोची। उसके बाद में अब वो किसके आश्रय लेने की सोची, कूटनीति मतलब क्या पर चालबाजी। वो एक चाल चले। उसने द्वारपाल को सोने की ईंटों का लालच देकर किले में प्रवेश करने की चाल चली। उसके बाद में उसने द्वारपाल जो किले के रखवाली करते हैं उसको क्या बोला जाता है, द्वारपाल को ईंटों का सोने की ईंटों का लालच देकर किले में प्रवेश करने की चाल चली। यानी द्वारपाल जो थे उनको सोने की ईंट दूंगा बोल करके उनको लालच दिखाया और चाल चल रही है। द्वारपाल बहुत समझदार व देश प्रेमी था। तो उनके जो द्वारपाल थे, रानी रत्नावती के द्वारपाल जो थे वो बहुत क्या थे, ईमानदार थे, वफादारी थे और देश प्रेमी थे। उसने अपनी मातृभूमि से वफादारी दिखाते हुए रत्नावती को सारी बात बता दी। उसके बाद में उसने अपने वफादारी का परिचय देते हुए क्या बताया कि मातृभूमि की वफादारी दिखाते हुए रत्नावती को सारी बात बता दी। तो जो द्वारपाल थे रत्नावती को सारी बात बता दी। उसके बाद में राजकुमारी रत्नावती ने मलिक कफूर की इच्छानुसार रात्रि में किले का दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी। उसके बाद में जो रत्नावती थी वो अपने द्वारपाल थे उनको अपने शत्रुओं के हिसाब से चलने के लिए बोले। तो जैसे ही किले कफूर की इच्छानुसार रात्रि में किले का दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी। उसके बाद में जो रानी रत्नावती थी किले के दरवाजे को खोलने की अनुमति इसको दी, द्वारपाल को दे दी। उसके बाद में जैसे ही वहां पर आधी रात को मलिक कफूर ने 100 सैनिकों के साथ किले में प्रवेश किया। उसके बाद में मलिक कफूर जो थे शत्रुओं के सेनापति जो थे वो क्या किया कि शत्रुओं को 100 सैनिकों को उनके साथ में लेकर के उनके किले के अंदर में घुसे। किले के अंदर में घुसे, रानी रत्नावती के किले के अंदर में प्रवेश किया। द्वारपाल उसे रास्ता दिखा रहा था। तो द्वारपाल उसे रास्ता दिखा रहा था। अचानक द्वारपाल गायब हो गया। उसके बाद में अचानक द्वारपाल रास्ता दिखाते
वहां से वो चला गया। रास्ता भटकने के कारण सेनापति भयभीत हो गया। उसके बाद में जैसे ही उन लोग रास्ता भटक गए, उन लोग तो शत्रु सेना जो थे उन लोग रास्ता भटक गए और वहां पर भयभीत हो गए, डर गए। तभी किले के बुर्ज पर खड़ी राजकुमारी की हंसी से वह हैरान रह गया। उसके बाद में किले के सामने में उनके सामने जो शत्रु सेना वहां पर थे उनके सामने में वहां पर वो खड़ी थी। कौन खड़ी थी? रानी रत्नावती वीरता को परिचय देते हुए वहां पर खड़ी हुई थी। खड़ी राजकुमारी की हंसी से वहां हैरान हुए। उसके बाद वहां पर जैसे ही खड़े होकर के वहां पर हंसने लगी रानी रत्नावती, तो राजकुमारी ने सेनापति से सभी दुश्मन सैनिकों को बंदी बना लिया। उसके बाद में जो राजकुमारी थी वो सेनापति के साथ यानी मलिक कपूर सेनापति के साथ में जितना भी सैनिक थे उन सबको क्या किए? बंदी बना लिया। धन्य है राजकुमारी रत्नावती जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरह से रानी रत्नावती ने अपना परिचय देते हुए यानी जितने भी सैनिक आए वो अपना धैर्य नहीं खोए, यानी वीरता से लड़ते गए। जितने भी दुश्मन आए लड़ते गए, उन पर प्रहार करते गए, मारते गए, उन लोगों को मारते गए और अपने साहस के साथ साथ जो द्वारपाल थे उनको भी शास्त्र यानी वीरता के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करते गए। और जैसे ही शत्रु सेना उनके किले के अंदर प्रवेश किए तो उनको उन लोग क्या किए? जो रानी रत्नावती थे साहस के साथ में, धैर्य के साथ में, सहनशीलता के साथ में उन लोग को बंदी बना लिया। जितने भी दुश्मन की सेना थे उनको उन सबको बंदी बना ली और बंदी बनाने के बाद क्या किए? उनको बंदी बना के अपने किले के अंदर रख लिया। तो इसी तरह राजकुमारी का परिचय यहाँ पर मिलता है कि जितना भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में भी उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के यहाँ पर छुड़ा दिया, यानी दुश्मनों को इस तरह से वो हराया। तो इस कहानी से हमें क्या समझ मिलता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है कि मातृभूमि के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ना कि पुरुषों को बल्कि नारियों को भी हमें वीरता के साथ में यहाँ पर क्या करना चाहिए? हमेशा तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ये कहानी आशा करता हूँ ये वीरांगना रत्नावती ये कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको क्या करोगे? आप लोग अच्छे से अपना बुक निकाल के 2 बार या 3 बार पढ़ लोगे। आप लोग को तो खाली समय हमेशा मिलता है क्योंकि आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, तो ये खाली समय का आप लोग क्या करोगे? लाभ उठाओगे और इस किताब को आप लोग का जो हिंदी किताब है ये चैप्टर आज जो पढ़ा है वो चैप्टर को वीडियो के एक बार देख लोगे। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से रिवाइंड करके देख लोगे, नहीं तो फिर अपना बुक जो है उसको क्या करोगे? निकाल करके अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर खत्म करके विदा लेता हूँ। धन्यवाद।